Your father was a survivor. मतलब इतने लोगों के बीच में there's just one guy who survived. Major Chint Singh was an Indian Army officer who survived being a prisoner of war during World War II. He was one of only 11 Indian soldiers to survive after being sent to work as laborers in Papua New Guinea. आपको क्या लगता है ऐसी क्या क्वालिटी रही होगी सर that made him a survivor? उन्होंने सांप भी खाए हैं, लिजर्ड भी खाए हैं, चूहे भी खाए हैं। अगर नहीं खाते तो कैप्टन इरफान चंद को झाड़ियों में ले गए, तलवार से उनको गले पे रख के। इनफैक्ट शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो टॉर्चर था वो भी काफी था। ब्रिटिश आर्मी हार रही है और आप लोग तो उनके साथ थे, हमको ज्वाइन कर लो, हम आपको वापस कलकत्ता भेज देंगे या वापस इंडिया भेज देंगे। 300 गोरखा राइफल्स के जवानों को एक साथ मार दिया था सर मशीन गन्स ओपन करके। हाँ जी, ये बाद में एविडेंस पता चला है। सिर्फ वो गोरखास नहीं थे जी, इवन इंडियन सोल्जर्स होते थे जो जिनसे चला नहीं जाता था या जो उनके काम नहीं है तो उनको तो। इनफैक्ट सर एक और इंसिडेंट है जहाँ पर एक मुट्ठी चावल के लिए अगेन पंजाब रेजिमेंट के 2 जवान हरमन सिंह एंड करम सिंह को मारा गया। या तो आप भूखे मरो और या तो चोरी करके जो रिस्क लो। अगर आग जलाई किसी ने तो उसको मार दिया गया और जिस जापानीज ऑफिसर ने मारा उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने इसलिए मारा बिकॉज उससे आप दुश्मन के जहाज़ों को संकेत दे रहे थे, सिग्नल दे रहे थे। राम सिंह, उन्होंने नींबू चुराए, 4 नींबू चुराए। जब उनको पता चला जापानीज को तो उनको बांध दिया पेड़ के साथ, पिटाई करी, ऐसे छोड़ दिया सारी रात। दिन को फिर उनको बायनेट किया गया 4 नींबू के लिए। जय हिंद। आप सब ने सक्सेस और जीत की खजाओ कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हो वो है हार, डिफीट और लॉस का एक ऐसा चैप्टर जो भुला दिया गया है। एक दास्तान जो करेज और अनइमेजिनेबल सर्वाइवल स्पिरिट को दिखाता है। इस जर्नी के सेंटर में है मेजर चिंत सिंह, वो फौजी जिन्होंने बैटल ऑफ सिंगापुर में हिस्सा लिया था। जापानीज ने यह बैटल जीत लिया और लगभग 5000 इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया था। इनमें से करीब 3000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक आइलैंड पे रखा गया था। आप सब ने सुना ही होगा कि जापानीज प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स में क्या हालत होती थी। बहुत ही खौफनाक। उन्हें भूख से मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और खून खौला देने वाला जुल्म होता था। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो मोहताज थे। इस पूरी ग्रुप में उन्होंने ये 3000 सैनिकों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा था और इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक हिंदुस्तानी सोल्जर वापस लौटता है और वो है मेजर चिंत सिंह। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उस 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स की याद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से लड़े थे और इनमें से 87,000 सोल्जर्स कभी घर वापस नहीं लौटे। ये दास्तान है बलिदान, विल पावर और अनब्रेकेबल स्पिरिट की। आज हमारे साथ मौजूद है श्री नरेंद्र परमार, हु सन ऑफ मेजर चिंत सिंह, और वो हमसे इस एपिक और दिल को छू लेने वाले कहानी शेयर करेंगे। सर जय हिंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो सर। सबसे पहले आज हम आपके फादर मेजर चिंत सिंह की सिर्फ स्टोरी को कवर नहीं करेंगे सर, आज हम वो सब 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो सब की कहानी कवर करने की कोशिश करेंगे सर। और उनके बाद भी सर आपके फादर मेजर चिंत सिंह इसके बावजूद जो 3000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए थे और हु वर केप्ट इन जापानीज प्रिजन्स, हमने बस बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखी हैं सर कि कितना बुरा हाल था उनका और कैसे सर्वाइव किया उन्होंने। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी सर कि वी हैव द प्रिविलेज ऑफ कवरिंग दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। सर सबसे पहले शुरू करते हैं इस किताब से कि मेजर चिंत सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में दूसरा जीवन पाने वाले योद्धा, कैसे शुरुआत हुई इस किताब की सर? 2020 में आपने ये किताब लिखी, खुद आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो किस चीज़ ने प्रेरित किया कि इस कहानी को सबके सामने लाया जाए? एंड जैसा पहले सर ने बताया कि बहुत ही कम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों के पास हैं। जैसे मैंने अपनी हिस्ट्री बुक्स में कभी नहीं पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियन जो प्रिजनर्स थे उनकी किस तरह की हालत थी, कैसे
उनको रखा गया। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? सर, बिफोर वी गो अहेड, एक बार ये बताइए कि जो आपने ये स्टोरी लिखी है सर इस बुक के अंदर, ये आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ योर फादर की, उनके मतलब आफ्टर यू लॉस्ट हिम, वो चले गए, उनके बाद उनके बुक्स से देख करके, उनके डायरी नोट से लेकर के फिर आपने उसको रिक्रिएट किया, कैसे आपने ये इकट्ठा किया सर पूरा? तो जैसे मैंने जब हम छोटे होते थे तो हमें थोड़ा सा मोटे तौर पे ये आइडिया था कि पिताजी 3.5-4 साल तक POW रहे हैं, जापानीज़ के POW थे वहाँ पर। लेकिन जब मैं 1989 में जब ऑस्ट्रेलिया आया, तब वहाँ पर मुलाकात हुई। एक ऑस्ट्रेलियन थे वो श्रीलंकन ओरिजिन के, लेकिन वो पापुआ न्यू गिनी में काम करते थे। तो ये आफ्टर यू लॉस्ट योर फादर? हाँ जी, सो दैट वाज लाइक माय पिताजी का देहांत हुआ था फरवरी में, 14 फरवरी 1983 में। तो उनका देहांत हुआ था, वो कमान हॉस्पिटल लखनऊ में थे उस टाइम, तो वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। तो जो ये ऑस्ट्रेलियन थे, इन्होंने फिर मुझे ढूंढने की कोशिश करी कि उनको पता चला कि मेजर चिन सिंह का यहाँ पर बेटा माइग्रेट किया है। तो उन्होंने मुझे जब मिले तो ब्रिस्बेन में मिले थे, तो उन्होंने फिर मुझे एक स्क्रिप्ट दी जो कि कोई 60-70 पेजेस की थी, और वो अकाउंट पिताजी का लिखा हुआ था, अपना उनका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो थी वो लिखी हुई थी। ओके। तो उससे फिर जो अवेयरनेस थी, जो डिटेल्स थे, वो तब मुझे पता चले। और उसके बाद जब मिला, तो जब मैं इंडिया आया छुट्टी पे, तो मेरा यही था कि हाँ, पिताजी के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं कि क्या क्या वो है। तो फिर बीच उससे पहले आपको बस इतना ही? हाँ, हमें बस इतना ही मोटे तौर पे पता था। और एक दो उस टाइम के लिखे हुए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे जो ऑस्ट्रेलियंस ने लिखे थे, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, क्योंकि जब पिताजी वहाँ जब सर्विस में थे, तो रोटरी क्लब या लायंस क्लब में एज ए गेस्ट स्पीकर जाते थे। तो उसकी जब तैयारी करते थे, तो मैं मोटे तौर पे कभी कभी ऐसे आंख देख ली कि हाँ भाई, क्या इनके नोट्स क्या हैं। तो वो जब भी जाते थे, तैयारी करके जाते थे, बिल्कुल अपना मैप्स वगैरह के साथ। तो जब मैंने उनकी डायरीज देखी, तो उसमें लिखा हुआ था लाइक 1946, जो भी, और काफ़ी छोटी छोटी डायरीज थी। तो उसमें उनकी रिलीज़ होने के बाद, जब वहाँ से छूटने के बाद, जब वो उनका इंटरेक्शन था ऑस्ट्रेलियंस के साथ, वो उसका पूरा दिन डे बाय डे उनका लिखा हुआ था कि मैं इस दिन उनके घर गया, फलाना, पूरी डिटेल्स थी। हाँ जी। तो जो कलेक्शन करी वो पिताजी की ही स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना रिसर्च भी किया। मैंने ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल से जो उनकी आर्काइव्स हैं, वो उनको कांटेक्ट किया। एक मेरे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ही एक प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, मिलिट्री हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, उनका नाम पीटर स्टैनले है, डॉक्टर पीटर स्टैनले। उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है इंडियन सोल्जर्स के बारे में, और उन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं जो कि वॉर मेमोरियल, ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पे हैं। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, इवन प्रोफेसर पीटर स्टैनले को, कि मैं मेजर चिन सिंह का बेटा हूँ, तो फट से मैं कहा से 10-15 मिनट के बाद ही ईमेल आ गया उनका कि मुझे नहीं पता था कि मेजर चिन सिंह का बेटा भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो मैंने अपॉइंटमेंट उनसे ली, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने भी काफ़ी कुछ रिसोर्सेज दिए मेरे को, और जो मेरे पिताजी ने एविडेंस दिए थे आफ्टर जो वॉर के बाद, वो भी आर्काइव थे वहाँ ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में, तो उनकी कॉपीज़ ली। हाँ जी। सो काफ़ी सामान कलेक्ट करके, सारा कुछ करके, उसके बाद देन आई वर्कड ऑन दैट। सिंगापुर से सर 3000 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को एक जगह लेके जाया गया और 2000 को किसी दूसरी जगह लेकर गए। ये जो 3000 थे उसी में सर भी शामिल थे, मेजर चिन सिंह। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं, किस जगह पहुँचे सर, एंड वहाँ के हालात जिस तरह से बताए हैं कि किस तरह के वहाँ हालात थे? पहले तो मैं सुनने वालों को बताऊंगा कि
पिताजी की रैंक जमींदार थी, तो जेसीओ थे, जूनियर कमीशन ऑफिसर थे जब वॉर में गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद वो सेकंड डोगरास में गए, उसके बाद उनका कमीशन हुआ। तो रैंक में उनका फिर वही रखता हूँ, कहते हैं ना कि रैंक हमेशा रहता है नाम का अच्छा। साथ, यू नो। सो जो जो फर्स्ट जो पोर्ट था वहाँ पर वो वेवक पॉइंट था। वेवक एक कोस्टल जगह है पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी जो है वो देश वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, और मेरे ख्याल से सुनने वालों को भी याद होगा जब मोदी जी गए थे और अच्छा। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पैर छुए थे। तो मतलब कि मैं तो उस टाइम यही याद कर रहा था कि अगर पिताजी हमारे जीवित होते तो उनको बड़ा सुकून मिलना था। कि कभी भी मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि हमारे लिंक्स भी बनेंगे या कोई प्रधानमंत्री जाएंगे पापुआ न्यू गिनी में। तो वो जो हालात थे उस टाइम, वॉर का टाइम था, और जो उनको लैंड किया गया वो वहाँ पर जो जापानीज़ जो आर्मी थी वो उनको एरिया डेवलप करना था। उनको वहाँ पर एयरपोर्ट्स जो रनवे थे हवाई जहाज़ के लिए वो बनाने थे। तो कंडीशन वहाँ ये थी कि एक साइड में जंगल होते थे, घने जंगल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और दूसरी जगह समुद्र, और साथ में फिर स्वॉम्प्स। तो भागने की कोई वो नहीं थी, और कोई एज सच कोई अगर हम कहते हैं ना जैसे POW कोई जेल थी, वो जेल नहीं थी, वो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो वहाँ भागने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था, लाइक तो कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो। तो वो उसी जगह में उनको फिर एलोकेट हो जाता था कि हाँ जी आप लोगों ने अपनी वहाँ जाके अपने हट बना लो या झोपड़ी बना लो। तो उनको कोई प्रॉपर वो भी नहीं था कि कोई टेंट दिया गया हो या कुछ इस तरह से, उनको फिर छोड़ दिया और अपना बंदोबस्त खुद करो। तो कैसे रहते थे वो कुछ? हाँ जी, तो वहाँ पर वो लोकल जो जो थे जो वेजिटेशन थी उसी को काट के ये फिर झोपड़ी बना ली झोपड़ी बना जाती थी। के। लेकिन वो भी ऐसी झोपड़ी वैसे बनाते थे क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि समुद्र की जो टाइड्स हैं वो हाई होती हैं, लो हो जाती जी। हैं। जब हाई टाइड्स होती थी तो पानी उनके वहाँ हट में आ जाता था। तो वो जो लिविंग कंडीशंस थी उनकी जो वो लाइक वेरी डैम्प। और तो जाते ही कई जो सोल्जर्स थे उनके लिए तो ये एक बिल्कुल टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल था। तो मलेरिया मच्छर होते थे वहाँ, मलेरिया, बेरी बेरी लाइक छाले पड़ जाना, फिर उनकी जो ह्यूमिडिटी होती है उससे फिर इट वाज मतलब कि वेरी सोचा नहीं जा सकता कि आप उस हालात में कोई इंसान रह भी सकता है। लेकिन वो रहे, और रहे भी 3.5 साल तक उसी उसी हालात में। 3.5 साल सर। एंड सो क्लासिकली सर कैसा रूटीन होता था, या आई बिलीव उनसे लेबर का काम कराया जाता था? सो देयर वाज अ फोर्स्ड मार्च, हाँ उसके जी, बारे में थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। हाँ जी। तो उनका जो काम होता था लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि वेवक सॉरी पापुआ न्यू गिनी का बेस बनाना चाहते थे जापानीज़। तो बेस बनाने के लिए हवाई जहाज़ के लिए रनवे, राशन जो भी होता था, तो जितना भी जैसे शिप्स आती थी वहाँ पर, और शिप्स से जो अनलोड करना सामान, वो एक दिनचर्या होती थी उनकी, वन ऑफ दैट रूटीन होती थी। और ये नहीं है कि 9 बजे अपना काम शुरू किया और जैसे हमारे को लग्जरी होती है सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक, जब तक वो शिप अनलोड नहीं होता। वो एक होता था। फिर जो भी कोस्टल एरिया में जो मेन जो पोर्ट्स थे या जो लोकेशंस होती थी, उनको भी जापानीज़ ने जब से जाना तो उनको सामान ढोने का काम होता था। और ये नहीं है कि 4 मील 5 मील या 10 किलोमीटर, इस तरह से 30-30 40-40 किलोमीटर एक दिन में कवर करना। फिर एक तो बल्कि शुरुआत में ही जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, एक रास्ते जा रहे हैं तो सुबह से चले, शाम को पहुँच गए वो एक विवेक से आगे एक और जगह अच्छा। थी। तो उन्होंने कहा कि अब रेस्ट करेंगे। तो जापानीज़ ने रेस्ट कहाँ करने दिया जी, उन्होंने कहा चलो वापस तो सामान वहाँ छोड़ा, रातों रात फिर उनको वापस ले गए वेवक पे, और वहाँ से फिर उनको मेरे ख्याल से रेस्ट करने का कोई 2 या 3 घंटे का दिया होगा, एंड देन अगेन वही रूटीन।
तो वो रूटीन चलता रहता था, कोई रेस्ट करना या कुछ। जहाँ पे वो बीमार भी थे सर, बहुत ज़्यादा बीमार, या लाइक वहाँ तो अब जैसे देख लीजिए जिसको मलेरिया हो गया या बेरी हो गया, जिसके पाँव पाँव में छाले पड़ गए, कीड़े पड़ गए, तो कोई मेडिसिन नहीं होती थी। अगर होती भी थी तो बड़ी बेसिक होती थी शुरू के दिनों में। तो कई कई जगह तो वो इस जगह ऐसे भी गए हैं कि पोर्ट के बाद, जैसे पोर्ट में था, उसके बाद हिली एरिया में, तो ऑफ कोर्स लाइक अगर आप आर्मी की स्ट्रेटजी देखें तो आप अपना जो है बेस वो हाई हिल में बताएंगे, सो दैट विजुअल ठीक एनिमी कर रहा है। तो उन्होंने कई जंगलों में, ऐसे ही जंगलों में गए हैं जहाँ की कोई ट्रैक भी नहीं होता था। अच्छा, अगर आप ये भी सोचें कि आप जूते भी नहीं होते थे, पैरों में नंगे पैरों से जाना होता था। बोझा लाइक 20-20 किलो, 30-30 किलो, 40-40 किलो का सारा बोझा होता था, तो वो सब उठाते थे, और मतलब कि वही उनका रूटीन होता था। हाँ। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था सर कि शायद उसमें जो शुरुआत में ही 500 लोग चले एंड 240 ही पहुंच पाए, बाकी लोग बीमारी से और मर गए एंड कुछ को मार दिया गया। हाँ जी, तो ये बड़ा कॉमन होता था। कॉमन ये था कि किसी को ये नहीं पता था कि उनकी लाइफ कब एंड होनी है, ना तो खाने का कोई मैल न्यूट्रिशन होता था, और दवाइयों का कोई वो सप्लाई नहीं। तो इवन शुरुआत में जब ऐसा हालात हुए तो पिताजी खुद कहते हैं, बताते हैं, तो उन्होंने उसमें अपने अकाउंट्स में लिखा है कि वो जापानीज़ ऑफिसर्स के पास गए और उन्होंने बताया कि जी हमें आप जिनेवा कन्वेंशन से, इंटरनेशनल लॉ की तरह से आप ट्रीट करिए। लेकिन बड़ी हिम्मत करी थी उन्होंने वो करने की और पूछने की, क्योंकि उनको पता, वो तो मुड़ के बड़े आराम से अगर कोई आवाज़ उठाता था उसको तो मार सकते थे वो। तो मतलब कि जापानीज़ ने उनको बिल्कुल मना कर दिया, कहते कि हम कोई वो इंटरनेशनल लॉ नहीं जानते, कोई जिनेवा कन्वेंशन नहीं है, एंड और मतलब कि वही जो कहते हैं जो भी लोकल जो है वो चीज़ें खा के जियो आप लोग। सो दैट वाज द कंडीशन। लोकल खा के जो उनको सर दिन में खाना मिलता था या? हाँ, वो शुरुआत में थोड़ा बहुत राशन एलोकेट करते थे, राइस वगैरह मिलता था, लेकिन वो भी जैसे जैसे समय निकलता गया तो राशन कम होता गया। तो सबसे पहले तो मार उठ पे ही पड़ती थी कि हाँ उनका राशन कम करो। तो उनके एक सीनियर ऑफिसर थे, कैप्टन निरपाल चंद, तो उनके साथ उनकी मतलब कि आपस में उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो अब जीना है तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या भूखे मरो या फिर चोरी करना शुरू करो, चोरी राशन। और तो अगर हम चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो मार देंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। तो कहते हैं हमारे सब टीम ने डिसाइड किया कि हम चोरी करके जो भी रिस्क है वो लेंगे। तो आपस में उनकी फिर पार्टीज बन जाती थी कि इस रात को ये जाएगा, जो भी उनका स्टोरेज होता था जहाँ भी। तो बट सर वो स्टोरेज भी काफी दूर होता था, मैं पढ़ रहा था कि 4-5 मील जाते थे वो भागते हुए वहां से, एंड वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि संतरी के मतलब साइड से निकल जाते थे। और बल्कि एक समय ऐसा भी आया कि उनके खुद के जापानीज संतरियों को भी राशन लग गया था, तो वो भी एनकरेज करते थे कि हाँ भाई तुम भी जाके उनका बंधा होता था कि हाँ जी आप इतना चोरी लेके आओगे तो आप थोड़ा सा हमको भी दे देना, जापानीज सोल्जर्स? हाँ जी। तो इवन एक बार ऐसा भी हुआ कि एक सोल्जर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं दूंगा नहीं, तो उसने उसको पिटाई करी, उसका मतलब कि उसको मार दिया गया, भारतीय सोल्जर को, जस्ट बिकॉज कि उसने उसको अपना जो चोरी किया हुआ था वो दिया नहीं। तो जो सरवाइव करने का था वो तो वक्त के साथ ऐसा भी हुआ कि जापानीज खुद अपने आप वो बोलते थे कि जी हाँ ये जो है आप घास वगैरह खाओ, और घास खाओ। तो घास को वो अपना ग्रीन वेजिटेबल समझ के खाते थे, और लिजर्ड हुए या सांप हुए,
ग्रास हॉपर हुए। तो एक चीज़ जो थी, और जो लोकल जो थे वहाँ के जो नेटिव हैं पापुआ न्यू गिनी के, वो भी, उनको भी पता था कि जो एक ग्रुप है वो दूसरे पर अत्याचार कर रहा है। तो उसमें भी उनकी लॉयल्टी जो थी वो दिखाते बड़े उसमें कम थे, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम थी कि अगर ज़्यादा लॉयल्टी शो करेंगे तो जापानीज़ उनको भी मार देंगे। वो जो नेटिव्स थे वो उनको सिखाते थे कि हाँ, आपने ऐसे ऐसे खाना है, ये चीज़ें खानी है, इससे आपको ये बीमारी बचे रहेगी। तो जो खा लेते थे ये चीज़ें, मतलब कि अगर आप मेरे पिताजी की कहानी को देखूं, और जिस तरह से उनके लिए सर्वाइवल जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। जी। सर्वाइव कैसे करना है, चाहे कुछ भी खाना पड़े, लेकिन सेहत कैसी रहेगी। अपने वहाँ पर उनके बगीचे भी लगाते थे, वेजिटेबल्स भी उगाते थे, तो उसमें भी कुछ चोरी करके कद्दू वगैरह जो भी होता था वो लेके चले जाना, अपना बनाना, अपना खा लेते थे। तो बड़ा बेसिक, मतलब कि आप ये देखिए कि जो ये कहूँगा कि पिताजी बड़े स्ट्रैटेजिक थे, लाइक उनको कम्युनिकेशन करना और रिसोर्सफुल थे। उनको पता था कि किससे कैसे बात करनी और कैसे काम निकालना है। काम निकालना है, या अपने को अपना हित रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर कोई जो था सोल्जर था, उससे वो कहते हैं कि जी आप मुझको वो जी अनाज दीजिए, राइस वगैरह जो भी है, शुगर, और उनके पास एक स्पेयर पैंट होती थी। तो उन्होंने खाने के लिए वो पैंट जो थी वो बार्गेन, जैसे कहते हैं ना, जो बार्गेन हो बार्टर। गया, बार्टर्स बार्टर को सिस्टम। तो वो तरीका अपनाया। वो कई कई जगह पे है सर, हाँ। जहाँ पे एक बार उन्होंने लोकल्स के साथ, जो कपल है सर, हाँ जी, हाँ। उसको एक ब्लेड दिया था, हाँ, फिर वो औरत 5-6 दिन तक लगातार राशन लगातार लेकर आई राशन करते रहे। सर। एक एक चीज़- ब्लेड के लिए सर। हाँ, एक ब्लेड। अब वो ब्लेड पता नहीं कितना काम आया होगा उनके नेटिव्स को, बट लेकिन वो था कि हाँ चलिए वो इस्तेमाल करते होंगे किसी चीज़ के लिए, मुझे ये पता नहीं। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको जो बड़ी क्लियर मेरे को ये लगी कि जो नेटिव्स थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो तो बड़ी पिजन कहते हैं उनको, लाइक लोकल लैंग्वेज जो होती है उनकी, उसमें तो उनका कोई ज्ञान नहीं था। जी। इवन जापानीज़ की लैंग्वेज का कोई ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन ये था कि जो मेरे को जब डायरीज मिली है ना जी, तो पिताजी ने खास सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखा, उसका जापानीज़ में, जैसे हम लोग कहते हैं ना रोमन इंग्लिश, या रोमन इंग्लिश ही कहते हैं, जैसे कि हाँ इंग्लिश, सॉरी, हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश yes, में, sir. हाँ जी। तो उसी तरह से उन्होंने सेंटेंसेस लिखे हुए थे। जैसे कि जापानीज़ का कोई सेंटेंस हो, जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे खाना चाहिए, तो उसको जापानीज़ में कैसे कहेंगे, वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो वो जब जाते थे तो वो कम्युनिकेट करते थे। अच्छा। तो इवन नेटिव्स के साथ जो था वो मेरे ख्याल से तकरीबन साइन लैंग्वेज ही होती होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो करना है। और जब इतना वो जो उनको ब्लेड देना और सारा कुछ आपस में, उनकी जो पका हुआ खाना है या पम्पकिन है या जो भी है वो लेके आना, वो वो पॉसिबल तभी हो सकता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनका आपस में। दिन के 4 शुगर कैन लेना सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर सर एक इंसिडेंट तो ऐसा था जिसमें एक जवान इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। कॉमन पर्सन के लिए अगर आप ऐसे हालात हों जहाँ खाना नहीं है, बीमार हैं आप, चला नहीं जाता, आपसे कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन आपको फिर भी भारी बोझ उठा के मीलों दूर चलना पड़ता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रैक है तो उसके ऊपर आप जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल दलदल है। तो अ, एक जो होती है ना सहने की जो शक्ति होती है, वो भी, उसके लिए भी कोई लिमिट होती है। उसके लिए आप कब तक ऐसा सहेंगे? दिन कोई अंधेरे में अगर आपको रोशनी नज़र नहीं आ रही, तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। कब तक चलेगा कब तक चलेगा ये? तो एक थे जमींदार शिवदयाल जी, ये पंजाब रेजिमेंट के थे, और अपने ट्रैक पे थे, लेकिन उनसे फिर
मतलब कि वो सहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी जो गार्ड था उससे बंदूक छीन के अपने को गोली मार ली। देखिए वहाँ पर जब सुबह होती थी और जब शाम होती थी, उसमें ना जो गैप होता था उसके अंदर कौन बचेगा कौन जिएगा, ये सिर्फ उतनी जिसके अंदर सहन शक्ति होगी ना जी, वो वही मतलब कि इसी उम्मीद से कि हाँ कि ठीक है जी अगला दिन अच्छा होगा। लेकिन उम्मीद वहाँ थी ही नहीं, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था, उनकी लाइफ में अंधेरा ही था सारा। इवन हमारे पिताजी के साथ भी ऐसे ही था, उन्हें कहीं रोशनी नज़र नहीं आती थी। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि उनको एज ए लीडर वो बड़े पॉजिटिव माइंडेड थे। अपना उनको ये विश्वास था कि अपने जो सोल्जर्स को भी उन्होंने मोटिवेट करना है कि हाँ भाई कुछ दिनों की बात है, फिर हम भी वहाँ जाएंगे। और मतलब कि उनको भरोसा दिलाना, अब उनको ये भी भरोसा दिलाना कि अभी एलाइड फोर्सेस आएंगी, उनकी जो बॉम्बिंग होगी, तो बॉम्बिंग होती थी तो उनको बड़ा हौसला बुलंद हो जाता था कि अभी उनका रेस्क्यू हो जाएगा या जो फोर्सेस आएंगी उनसे बचाव हो जाएगा। लेकिन वो बॉम्ब होके चले जाते थे, उसके बाद कुछ नहीं होता था। तो फिर तो हर दिन उनके पास वक्त के साथ उम्मीद भी होती थी और फिर नाउम्मीद भी होती थी। तो ऐसे ही निकलता गया उनका समय। उनको लगता था सर कि अमेरिका आ गया है बचाने के लिए जब बॉम्बिंग होती थी सर। हाँ। और एक चीज़ में और बड़ी खुशी होती थी उनको, जब बॉम्बिंग होती थी तो उनके जो बोट्स होती थी, शिप्स होती थी, वो उड़ा देते थे वो, तो प्रिजनर सब खुश होते थे। काम कम करना पड़ेगा। काम कम करना पड़ेगा वो बोझा कम उतारना पड़ेगा। लेकिन खाना भी तो उसी में होगा। वो जब खुशी देखते थे ना, तो जापानीज को समझ में आता था ये कुछ बदमाशी है इनकी। तो कई सोल्जर्स को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया कि उनको ये लगा कि इन्होंने इशारा किया होगा अच्छा, एरोप्लेन्स को कि हाँ। तो वही मैंने आपको कहा ना कि कोई पता नहीं होता था कि कौन सा वक्त ऐसा आएगा कि वो आपका लास्ट मोमेंट होगा। इस इनफैक्ट बुक में भी लिखा हुआ है सर कि जहाँ पर सर ने बताया है जब इसकी इंक्वायरी हो रही है कि अगर आग जलाई किसी ने तो उसको मार दिया गया, और जिस जापानीज ऑफिसर ने मारा उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने इसलिए मारा बिकॉज उससे आप दुश्मन के जहाज़ों को संकेत दे रहे थे, सिग्नल दे रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। या तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा। जब वॉर के बाद जब जो बचे थे, तो मेरे पिताजी ने अकाउंट्स लिखे हुए थे जो भी हादसे हुए या जापानीज़ ने जिस तरह से सोल्जर्स को ट्रीट किया। तो मेरे पिताजी जो वॉर क्राइम कमीशन बैठा, ऑस्ट्रेलियन वॉर क्राइम कमीशन बैठा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसमें ही वॉज द मेन चीफ विटनेस। तो ये जितने भी थे जैसे आपने बताया, उन्होंने कईयों ने एडमिट किया है कि हमने Yes. ये वो करा है। और छोटी सी चीज़ के ऊपर, छोटी सी चीज़ के ऊपर जैसे कि एक थे राम सिंह, उन्होंने नींबू चुराए, 4 न्यूज़। 4 नींबू चुराए, और जब उनको पता चला जापानीज़ को, तो उनको बांध दिया पेड़ के साथ और पिटाई करी और ऐसे छोड़ दिया सारी रात, मतलब कि। और दिन को फिर उनको बायनेट किया गया और बेनेट कर दिया बायनेट करके, हाँ, 4 नींबू के लिए। 4 नींबू के लिए। इनफैक्ट सर एक और इसमें इंसिडेंट है जहाँ पर एक मुट्ठी चावल के लिए अगेन पंजाब रेजिमेंट के 2 जवान हरमन सिंह एंड करम सिंह को मारा गया। हाँ जी। तो काफ़ी मतलब अगर आप चोरी कर रहे हैं और अगर उसके बाद अगर पकड़े गए कि आपकी झोपड़ी की तलाशी होगी, अगर उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी सामान मिला तो काफ़ी पिटाई होगी, और पिटाई करके जैसे आपने बताया कि वो छोड़ दिए जाते थे, हाँ। और अगले दिन या तो आपको तलवार से या बैनर से मार दिया जाता। तो उन्होंने बताया ना जी कि शुरुआत में उन्होंने ये डिसाइड किया कि या तो आप भूखे मरो अच्छा। और या तो चोरी करके जो रिस्क लो। तो उन्होंने फिर वो जो डिसाइड किया, तो वो रिस्क लेने का ही उन्होंने सोचा कि हाँ चलो ऐसे कम से कम बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन ये ज़रूर था कि
बचने के चांसेस वहाँ पर बहुत ही कम थे। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि खाएंगे तो न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह, लेकिन मौत किस तरह आएगी किसी को, वो इट वाज ए वेरी डाउटफुल कि हाँ कैसे होगा वो। एक रेनेम्बो जगह है वहाँ पर न्यू गिनी में ही, और वहाँ पर 3rd कैवलरी के 2 जवान थे। उन्होंने घड़ी और कुछ और चोरी की, तो वो पकड़े गए। और तो चोरी जो जिसने भी जैसे भी की होती थी, या तो वो नींबू हो या महंगी चीज़ हो, या एक जगह और थे कुनीन की बॉटल्स कुनीन की थी, वो बोतल भी दवाई होती क्विनिन थी की बोतल्स मलेरिया के लिए। अच्छा। मलेरिया के लिए। तो मौत ही होती थी सामने। और इन दोनों कोई ट्रायल्स वगैरह कुछ भी नहीं? ना नहीं नहीं जी, वो तो ट्रायल तो बड़ी दूर की बात है जी। वो तो इन दोनों को मार दिया गया। सो कई इस तरह से हादसे हुए हैं कि जहाँ क्वेश्चन किया गया कि जो जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, या तो जापानीज जो थे वो उस चीज़ को वो बिलीव करते ही नहीं थे। अच्छा। उनको वो तो ऐसे POW ला के आए थे। तो हाँ जी। सर एक इंसिडेंट में आई बिलीव 300 गोरखा राइफल्स के जवानों को एक साथ मार दिया था सर, मशीन गन्स ओपन करके। हाँ जी, ये बाद में एविडेंस पता चला है, जब वो दे रहे थे अपना Testimonies। टेस्टिमोनीज वगैरह दे रहे थे, तो उसमें सिर्फ वो गोरखास नहीं थे जी। कई कई बार जब ये होते थे, इवन इंडियन सोल्जर्स होते थे जो जिनसे चला नहीं जाता था, या जो उनके काम नहीं है, तो उनको तो मतलब कि एज ए व्हाट यू कैन कॉल इट कि मास किलिंग, जैसे मास शूट आउट करना हो, तो 40 बंदे 30 बंदे जैसे भी हैं उनको सबको ऐसे गोली मार देते थे। क्योंकि उनका मेन पर्पस था कि इनसे काम कराना है। POW है, हम उनको जैसे भी जी। ट्रीट करें। और आवाज़ मतलब कि आप अगेंस्ट में बोल नहीं सकते हैं, तो कोई और चारा होता ही नहीं था, बस तो सीधा वो मौत के घाट उतार देते थे उनको। एक और हैं कैप्टन निरपाल चंद हैं, वो इनके सीनियर ऑफिसर होते थे, और जापानीज़ को ये लगा कि ये इंस्टिगेट करते हैं अपने जवानों को, तो उन्होंने कहा कि अपने लोगों को कंट्रोल करो, नहीं तो आपकी जान खतरे में होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि उन्होंने बख्शा नहीं उनको। और एक दिन और ये बाद में 2 जापानीज़ जो थे जो इन्वॉल्व थे उसमें, उन्होंने वो भी किया, Admit। एडमिट किया कि वो कैप्टन निरपाल चंद को झाड़ियों में ले गए और तलवार से उनको गले पे रख के, मतलब कि मेरे ख्याल से बड़ी पेनफुल डेथ की होगी वो। हाँ जी। सो दैट वाज, मतलब कि इट वाज अ वेरी कॉमन थिंग कि और तभी अगर जब आप देखें बचने की क्या उम्मीद है, ज़ीरो के, मतलब कि इट्स हार्डली देयर इज़ एनी चांस फॉर सर्वाइवल। इनफैक्ट सर शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो टॉर्चर था वो भी काफ़ी था। काफ़ी बोला जाता था, काफ़ी बार ये भी बोला गया कि ऑलरेडी ब्रिटिश आर्मी हार रही है और आप लोग तो उनके साथ थे, हमको ज्वाइन कर लो, हम आपको वापस कलकत्ता भेज देंगे या वापस इंडिया भेज देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की हुई। तो वो ऐसी चीज़ें वो बोलते थे क्योंकि उनको पता था कि इनको थोड़ा मोटिवेट करना हो या काम कराना हो, झूठ बोला जाता था। अच्छा। इवन एटम बॉम्ब जो गिरा था वो इन अगस्त में हुआ था 1945 में, और तब उससे पहले भी वो कहते थे कि जी हमारी जो फ़ौजें हैं वो बर्मा पहुंच गई हैं, इंडिया पहुंच गई हैं। तो वो चीज़ें बोली जाती थी उनको। लेकिन रियलिटी जो थी वो डिफरेंट थी। वो रियलिटी वाज टोटली डिफरेंट देन व्हाट इट वाज सेड। सर जो जापानीज इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था उस द्वीप पर, उन ट्रूप्स की हालत कैसी थी? या बड़ा बेहतर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो कंडीशन थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो राशन की कमी होती थी, उनके लिए भी। उनके लिए भी होती थी।
तो वो बल्कि इनके साथ मिलके चोरी किया करते थे, या जो भी है उगाना हो, ये जो भी चीज़ें वो एक साथ करते थे। एक बार लेकिन जो मोराल था ना जापानीज़ का, वो काफ़ी हिला हुआ था एट अ लेटर स्टेज। और एक हादसा था, जैसे कि एक बार एक फाइटर प्लेन उसको डैमेज हुआ या ध्वस्त हुआ, तो उसमें से वो पायलट एग्जेक्ट कर गया और वो समुद्र में आया, जापानीज पायलट सर। जापानीज पायलट। तो ये इंडियन प्रिजनर्स ने कहा कि आप जाके उनको बचाइए। वो हाथ मार रहा था क्योंकि उसको हेल्प चाहिए थी। तो जापानीज ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो हाथ देखना बंद हो गया, मतलब कि वो डूब गया। सर तो इनके लिए मतलब कि कोई वो जो मोराल था, या वो अपनी जान बचाना चाहते थे या अपने को सेव करना चाहते थे, उनको कोई ज़्यादा रिस्क कोई नहीं ज़्यादा लेने के। रिस्क लेने की वाली वो नहीं होती थी। इनफैक्ट उन्होंने कमेंट दिया सर कि हमारे कमांडर्स पागल हो गए हैं। हाँ, देखिए, हाँ, वो वही ना कि इवन जो लॉयल्टी होती है वो क्वेश्चनेबल हो गई थी कि एट द लास्ट में कि जापानीज अपने आपस ऑफिसर्स को ही नहीं सपोर्ट कर रहे, या उनसे भी छुप के चोरी कर रहे हैं। तो वो एक हालात बन गए थे। सर इनफैक्ट अभी हम और भी आगे जा कर के बात करेंगे। तो योर फादर वाज अ सर्वाइवर, मतलब इतने लोगों के बीच में देयर जस्ट वन गाय हु सर्वाइव्ड, एंड आपके ऊपर ओनस है उनका स्टोरी को सब तक पहुंचाने का सर। आपको क्या लगता है ऐसी क्या क्वालिटी रही होगी सर दैट मेड हिम अ सर्वाइवर? मतलब एक सर्वाइवर होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सर। तो आपको क्या लगता है बेसिक या सबसे इम्पोर्टेंट वाले कुछ क्वालिटीज़ ऐसे? अम, पहले वैसे मैंने बताया कि एक तो विश्वास कि वो बच के जाएंगे या बचेंगे या सरवाइव करेंगे, अपने में विश्वास था। औरों को भी मोटिवेट करते रहते थे। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ निकल के आई है इनके जो अकाउंट्स हैं उनको पढ़ के, वो बड़े रिसोर्सफुल थे। कैसे, हाँ, रिसोर्सफुल। हाँ जी, रिसोर्सफुल। कैसे वो नेचर से जो अ, खाद्य जो चीज़ें हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। तो एक हादसा उनका और एक इंसिडेंट जो है वो, सिपिक रिवर इज़ वहाँ की जो है वो बड़ी मेन रिवर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिपिक रिवर बिल्कुल हाई लैंड जो है, हाई एरियाज़ है, माउंटेन एरियाज़, उसमें से निकल के आती है। तो सिपिक रिवर को भी वो इस्तेमाल करते हैं एज ए कैनूइंग के लिए। कैनू कर पे अपना सामान रख के वो कैनूज में जाते हैं। अच्छा, बोट से। बोट से अच्छा, क्रॉस छोटी कर। छोटी बोट्स होती हैं, वो उसमें वो लेके जाते थे। तो रात के टाइम में उन्होंने देखा कि जो जापानीज हैं उन्होंने ना अपनी फिशिंग जो थ्रेड है वो जो है वो डाल के रखा हुआ है, और वो दिन को सारी रात वो रहता है, तो दिन को उनके पास काफ़ी फिश आ जाती है। तो पिताजी बड़े ऑब्जर्व करते थे कि ये कैसे करते हैं। तो उन्होंने फिर रात को जाना और वो उसमें से निकाल के और अपने साथ ले जाते थे, और दिन को फिर अपना उन्होंने अपने दोस्तों जो भी अपने ग्रुप में है तो वहाँ खा लेनी। तो फिर धीरे धीरे उनको ट्रिक पता चली, तो खुद की भी वो थोड़ी दूर जाके स्ट्रीम में अपनी भी वो डाल के फिशिंग हुक्स। फिशिंग वो डाल के, और उस तरह से। तो जो सर्वाइवल था ना, जो आई थिंक अब इन द मॉडर्न डेज में जंगल वॉरफेयर जिसे कह लेते हैं, या सर्वाइवल जो है, आई थिंक ही हैड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनको पता होगा। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रास हॉपर हैं या स्नेक्स हैं। इवन एक जगह उनको जब उन्होंने अ, जब वो गए, इस छोटे गांव कस्बे होते थे, तो वहाँ पर गए तो एक नेटिव ने उनको सांप दिया, कहते हैं उसको ऐसे ऐसे खाना। तो वो इसमें नहीं है। तो वो जो सांप लेके आया उन्होंने बनाया, तो खाएगा कौन, सबको वो था कि। तो कहते मैंने एक पीस उठाया और मेरे चेहरे पे जो जो सेटिस्फैक्शन थी, कहते सब झपट पड़े। तो
उन्होंने सांप भी खाए हैं, लिजर्ड्स भी खाए हैं, ग्रास हॉपर भी खाए हैं, चूहे भी खाए हैं। अगर नहीं खाते तो Survive ही नहीं कर पाते। सर्वाइव भी Yes, करना sir. मुश्किल हो जाता। तो इवन कैल्शियम की जो जैसे कमी होती है, तो जापानीज़ ने जो हड्डियाँ होती थी उनको फेंक देना, उनको जो जली होती थी, तो उसकी जो ऐश होती है, तो वो ऐश खाते थे, उससे कि कैल्शियम रहेगा। जानवरों की हड्डी से? हाँ, जानवरों की जो उन्होंने जो भी खा उनको चुका है। जो हाँ हुआ। जो एक और चीज़ जो निकल के आई कि जब लास्ट डेज रह गए थे, लाइक कम से कम 6 महीने या साल भर, सॉल्ट और शुगर उनको बैन हो गई थी, लाइक थी नहीं तो देते नहीं थे। तो इनके अकाउंट्स में उन्होंने अपने में लिखा हुआ है कि जब ऑस्ट्रेलियंस ने उनको के ग्रुप को बचाया और उनको ले गए अपने बोट के ऊपर, तो सब प्रिजनर्स जो थे और जो सब भारतीय थे, वो सिर्फ चीनी खा खा के और उसके जो नमक का टेस्ट जो था भूल गए थे कि नमक का और चीनी का टेस्ट क्या होता है। तो वो जो कमी थी, लाइक जो हम लोग बड़ी बेसिकली लेते हैं, वो भी उनको नहीं थी वहाँ पर। हाँ जी, तो वो जब वो एक इनफैक्ट जब उनको उन्होंने सिर्फ चीनी के फक्के मारने लगे कि हाँ भाई इतनी चीनी कभी हमने खाई नहीं, तो वो ऑस्ट्रेलियन उनको मजाक करते थे, कभी हमारी चीनी मत खत्म कर देना। सो ये हाल था उनका वहाँ पर। सो लास्ट डेज में तो इवन शुगर और सॉल्ट वो भी नहीं मिलता था उनको। एंड सर, ऑपरेशन रिमेम्बरेंस हुआ उसके बाद, आई थिंक उस समय की तो यादें कुछ आपको भी रही होंगी। तो 1970 में कॉमेमोरेट हुआ, तो उसके लिए फिर RSL जो है वहाँ पर रिटायर्ड लीग है ऑफिसर्स की, तो उन्होंने पिताजी को ढूंढा, लाइक कि लोकेट किया कि कहाँ हैं वो भारत में, और उनको इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे पिताजी उस टाइम सर्विस में ही थे, आर्मी की सर्विस में थे, तो ही वेंट देयर। और it was a reunion of all the officers जो भी उनके वॉर के टाइम में जो दोस्ती बनी थी, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन मेटशिप कहते हैं। मेटशिप इज़ लाइक ए फ्रेंडशिप और दोस्ती, तो वो रिवाइव की गई। और जो इनके जो नेवल ऑफिसर थे जो 45 में जो बोट लेकर आए थे, उनको ट्रांसपोर्ट किया था, वो थे कमांडर हॉर्डन, मार्स्टन हॉर्डन। तो मैं उनसे मिला भी हूँ ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, इनफैक्ट जब मार्स्टन हॉर्डन भारत भी आए थे, और उनको पिताजी उस टाइम डोगरा सेंटर मेरठ में होता था, तो वो वहाँ पर ले गए उनको, और उनको जो एम्बलम है हमारा डोगरा का, जो टाइगर है, हाँ जी, वो दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, तो कहते हैं देख लो जी, आपके पिताजी की निशानी यहाँ पर है। तो वो रीयूनियन उनकी, फिर वो हर जगह गए जहाँ जहाँ, जिस जगह पहले वो उनकी जो बोट थी वो लेके आई थी, कहाँ वो छूटे थे। इवन जो नेटिव्स थे जिन्होंने हेल्प करी थी उनको लोकेट करने की, वो भी वहाँ उनसे मिले, जो नेटिव्स थे। सर, हाँ, वो भी दो जो थे उसमें पुलिस सर्विस में थे वहाँ पर। तो 1970 वाज ए पॉइंट की पुराने दोस्तों की, जिसे कहते हैं रिवाइवल। फिर उसके बाद पिताजी ब्रिस्बेन गए, सिडनी, मेलबर्न, हर जगह गए। इनफैक्ट एक चीज़ मैं और यहाँ आपको बताना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा उसका। जब उनको जब छूट गए थे, तो उसके बाद वो जब वॉर क्राइम कमीशन में विटनेस थे, तो वापसी में वो जब भारत आना था, तो पर्थ से होके आए थे। तो सुनने वालों को एक बड़े फेमस हैं ब्रिटिश जनरल मॉन्टगोमरी, सो लाइट फोर्स के कमांडर। हाँ जी। सो देर वॉज ए मेजर जनरल विटलो, जो ऑस्ट्रेलियन थे, वो पर्थ में बेस्ड थे। तो पिताजी उनके पास ठहरे थे, और जब जनरल मॉन्टगोमरी वहाँ पर्थ आए,
और वो इंस्पेक्शन करने आए थे वहाँ पर। तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल जिसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन पता करी, उसमें ये था कि Montgomery, before he sat in his car, he introduced to Jin Singh और उनको बताया कि जी ये एक भारतीय वो हैं POW जो कि वहाँ बचे थे and all that. So it was a really matter of like honor as well, and it was a very special time for or privilege for my father to meet General Montgomery. So that's the 1970 operation, and उस टाइम कई अमेरिका से भी आए थे। अच्छा। हाँ जी, it was a great union, but वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, it laid down the foundation for following year. वहाँ पर Australian government and RSL decided to erect a monument जहाँ इनको छुड़ाया गया था। तो उसमें इनके एक सोल्जर ने लिखा था, और जब बचे जिस दिन, और जैसे जिस दिन वो रिलीज़ हुए या उनको बचाया ऑस्ट्रेलिया ने, तो उसका शब्द यही थे कि वी आर रीबॉर्न। तो उस एम्बलम जो बनाया गया उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वी आर रीबॉर्न एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर इंडियन सोल्जर्स वेयर रेस्क्यूड बाय ऑस्ट्रेलियन नेवी। एंड वो फिर मॉन्यूमेंट बनाया गया 1971 में, बट इट वाज वॉश्ड अवे। वहाँ पर सिपेक रिवर के में बनाया था, तो उसमें बाढ़ आई है, तो वो इट हैज़ बीन वॉश्ड अवे। सर ये सब जब ख़त्म हुआ फाइनली, आई बिलीव ऑस्ट्रेलियन नेवी ने रेस्क्यू किया था आपके फादर को, और जो कुछ ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर बचे थे उस दौरान, तो वो कैसे हुआ सर तब? Okay. और उन दिनों क्या हालात थी सर? हाँ जी। तो देखिए, एटम बॉम्ब गिराया था अगस्त में 1945, लेकिन तब तक इंडियन सोल्जर्स को ये नहीं पता था कि वॉर ख़त्म हो गई है। इनको तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा हाँ, कुछ। बिल्कुल नहीं पता था। तो जो उस इलाके में फिर जापानीज़ ने लीफलेट ड्रॉप करना शुरू किए कि आर किंग हैज़ आस्क्ड, मतलब कि उसने डिसाइड किया है कि देयर विल बी नो मोर वॉर, वी हैव वॉर स्टॉप। तो लोकल, ये अपने जापानीज सोल्जर्स को बताने के लिए उन्होंने जहाज से किया हाँ होगा। जी, सारे अपने पैम्फलेट्स ड्रॉप करने के लिए ना। तो जो लोकल थे उनमें से किसी को जो कागज़ वगैरह जो मिला, तो वो उन्होंने जो पढ़ा, तो वो तो लोकल लैंग्वेज में उनका भी था, तो वो पर्ची लेके आए, बताया इनको सोल्जर्स को कि ये ऐसा ऐसा ये है, ख़त्म। एक्चुअली सर बहुत सारे आइलैंड्स थे। इनफैक्ट वन आइलैंड इज देयर सर जहाँ पर कुछ जापानीज सोल्जर्स कई सालों तक बैठे रहे। हाँ, मतलब उनको पता ही नहीं लगा कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। तो उनको फिर ऑर्डर्स ये आए कि आपको हम हैंड ओवर कर देंगे अलाइड फोर्सेस को। तो एक जगह का नाम है मेरिनबर्ग, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ने आर्म फोर्सेस ने वहाँ पर बेस बनाया हुआ था। तो वहाँ पर लास्ट डेज में सर्च पार्टीज़ जाती थी। तो सर्च पार्टीज़ में जैसे कि ऑस्ट्रेलियन इन्फेंट्री ऑफिसर्स होते थे या जो सोल्जर्स होते थे, एंड दे आर गाइडेड बाय नेटिव्स जो होते हैं वहाँ के, जो लोकल थे। तो लास्ट डेज में बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक कैप्टन हैं, जापानीज़ थे, जो उनके सुपरवाइजर जो कर रहे थे, जो लीड वहाँ, कैप्टन इज़ूमी। तो कैप्टन इज़ूमी ने मैसेज भेजा कि आप जिन सिंह को लेकर आओ। उनको मैसेज गया कि पिताजी को, और तब तक सिर्फ 11 लोग बचे थे सर। उस टाइम तक 11 लोग बचे, नहीं उस टाइम 13 थे। तो जब पूरे वो 3000 में से। हाँ जी, वो तो जब उनको बुलाया, तो उनको अपने दोस्तों को कहा कि जी मेरे को बुलाया, हो सकता है शायद आई एम इन ट्रबल, मतलब कि कुछ मेरे से गलती हो गई है, तो मेरे को कोई नींबू चोरी कर लिया होगा। कुछ चोरी किया होगा या कुछ भी। वहाँ कौन सा वो जो है ट्रायल चल रहा है, कुछ भी चीज़ बोल के आप मार सकते हैं। तो अपनी वो छोटी सी बोट में लेके उनके टेंट में जो उनका जो कैंप था वहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ पर जब देखा, तो 2 ऑफिसर्स, तो कैप्टन इज़ूमी और उनके साथ में एक और ऑफिसर, दोनों के पास पिस्टल वगैरह सब थी, लेकिन उनके वहाँ सामने जो टेबल था उस पर पकी हुई फिश वो रखी हुई थी। तो उनको लगा कि लगता है ये मेरा आखिरी डिनर होगा या आखिरी खाना है, इसलिए मेरे को
मारने से पहले मेरी जो है वो ख्वाहिश। क्या कहते हैं ना कि लास्ट मील ऑफ द बलि से पहले बलि बकरे से को पहले, खिलाया हाँ जाता जी, है। हाँ जी। तो कहते वो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने ऑफर किया, तो कहते मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा कि अगर मैं मना भी करूंगा तब भी वो मार देंगे, तो कम से कम खा लो पहले। सो उन्होंने फटाफट खाई। और उसके बाद फिर वो जापानीज ऑफिसर ने पूछा कि अ, हमारे जो आपके जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनके साथ हमने कैसे ट्रीटमेंट किया। क्या? तो वो कहते जी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे थे जी, हमारे साथ बिल्कुल नहीं। अब उनको भी, पिताजी को भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और उनको भी बताता था कि ये झूठ बोल रहे हैं। जापानीज को भी पता था कि झूठ बोल रहा है। मतलब कैसे कोई पूछ सकता है हाँ इतने कि उसके बाद? हाँ। तो अगेन मैंने आपको कहा ना कि पिताजी बड़े रिसोर्सफुल थे, उनको पता था कि मैं अगर कुछ भी गलत बोला तो भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि उनको ये पता हो जाएगा कि हाँ कि ये जाके बाद में जाके कुछ गलत बोलेगा। तो इवन इवन टैक्टफुली हाँ, इट वाज अ टैक्टफुल। एंड ऑल्सो एक मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि एक आफ्टर वॉर के बाद पिताजी अटैच थे एक ऑस्ट्रेलियन इन्फेंट्री बटालियन के साथ। तो उसके उसमें एक सार्जेंट थे एरिक स्पार्क, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था पिताजी के ऊपर। तो उस आर्टिकल वाज का हेडिंग बड़ा बढ़िया था, उसमें लिखा हुआ था घोस्ट ऑफ 2800 इंडियन सोल्जर्स और सोल्जर्स ऑफ POWs। लेकिन उसमें जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि कैप्टन इजुमी जो थे वो कहते थे कि हमें इस बंदे को मार देना चाहिए था, किस बंदे को? मेजर चिन सिंह को, क्योंकि वो फिर चीफ विटनेस बन गए ना जी। तो जब उनके विटनेसेस से कई जापानीज को कोर्ट मार्शल भी हुआ, कईयों को सजा भी हुई। दे कमिटेड सुसाइड एज वेल। उनको पता था कि उन्होंने क्राइम किया है, इंटरनेशनल क्राइम किया है, जेनेवा कन्वेंशन का फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने कितना टैक्टफुली हैंडल किया सर? तो वही वो जो फिश जो थी उस टाइम आप ये देखिए, चुपचाप उन्होंने खा ली, तारीफ भी कर दी उनकी, और वहाँ से उनको फिर वापस बोट पे आ गए। जिसलिए वो बच गए और बाद में उन्हीं को प्रोसिक्यूट भी कराया। और उसके बाद जब बच गए, उसके बाद उनको आई थिंक फॉलोइंग एक दिन या 2-3 दिन के बाद ये जो एक आर्मी के ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट मंक, वो मिले और उन्होंने फिर डिंगीज जो होती हैं छोटी बोट्स वो वहाँ पहुँच गई थी, उनमें से फिर ट्रांसपोर्ट किया उनको विवेक। और जो मैंने आपको बताया जो नेवल ऑफिसर थे उनकी शिप थी, उसमें फिर वो फाइनल जो रेस्क्यू था वो लेके फिर दे वर टेकन टू फील्ड हॉस्पिटल। सबसे पहले आप देखिए उनके जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स थे उन्होंने आके उनको इंस्पेक्ट किया। अभी तक 11 लोग हैं अभी या 13? अच्छा जब वो छोड़े थे ना जी, जब वो वापस आ गए और जब उन्होंने जाना था 1-2 दिन में, आई थिंक इट वाज लाइक 29th of September 1945, उस रात को ही 2 जो थे सोल्जर्स उनकी डेथ हो गई। और जो सोल्जर थे सिपाही जयराम, उनकी मौत हो गई। और उन्होंने फिर यही कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और कि मेरी मौत एज ए POW नहीं हो रही, एज ए फ्री मैन हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी जब आप घर जाएं और मेरे पेरेंट्स को मिलें तो यही बोलना कि वो खुशी खुशी गया है और चिंता ना करें। आप लास्ट वर्ड्स देखिए वो उन्हीं के होते हैं। लेकिन इस सारी कहानी का जो क्लाइमेक्स है वो आता है, पिताजी को रोक लिया था वॉर क्राइम कमीशन में ऑस्ट्रेलिया में। तो उस टाइम उनको डेपुटेशन पे लाइक ही वाज, मतलब कि अटैच थे 30th ऑस्ट्रेलियन इन्फेंट्री बटालियन के साथ। और इनके काफ़ी दिन 5-6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट हुआ सारे सोल्जर्स का। फिर सबको वापसी होनी थी, तो जहाँ उनका कैंप था, जहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल था, वहाँ से दे हैड टू गो टू ए प्लेस ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पर उनको शिप से देन इट हैड वो रवानगी भारत के लिए।
तो लास्ट मिनट में जो ऑर्डर्स थे तो बाकी 10 को उन्होंने कहा कि ये सब वापस जाएंगे और आप चिन सिंह को, आप जमींदार चिन सिंह, मेजर चिन सिंह को आप रोक लीजिए, लेकिन इनको आप जल्दी भेज देना क्योंकि इनको लेकिन इनको भी ना लाइक फैमिली में कोई वो नहीं था, कोई खबर नहीं थी कि जिंदा हैं या मर गए हैं, तो मिसिंग डिक्लेयर किया हुआ था। सो उस हालात में पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि ये सब जा रहे, मैं पीछे रह गया, अभी मैं पीछे रह गया और ये लोग सब जा रहे। तो उनको उन्होंने गुड बाय की, कहते जी हाँ जी घर जाके मैसेज दे देना, सब बाय बाय हुई, दुख भी था लेकिन और उन्होंने देखा प्लेन उड़ के चला गया। दूसरे दिन खबर आई कि जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो प्लेन भारतीय जो हैं सोल्जर्स को लेके जा रहा था वो क्रैश हो गया। ओह तो वो जो 10 थे वो भी उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। और लोन सर्वाइवर सर इतने लोगों में से। हाँ, और तब मैं फिर उस बात का जिक्र करूँगा जो जैसे हमने शुरू किया था कि तब उनको लगा कि मुझे नहीं पता था कि अगर मैं ही बचूँगा ये सारी स्टोरी सुनाने के लिए। और कुदरत का हादसा देखिए कि वो बच गए, उन्होंने जिम्मेदारी ली कहानी सुनाने की, जिसको आपने निभाया और थ्रू दिस बुक। हाँ जी वी आर सो हैप्पी कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इन फैक्ट, क्योंकि मेरा तो अब जब से मैंने ये बुक लिखी, जो स्टोरी लिखी, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी पॉपुलर थे, मतलब कि लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ और बात करता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया कि इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर है। देखिए एक लाइफ ऐसे लॉस करना इज़ टू मैनी, लेकिन हमने तो 2800 सोल्जर्स, किसी के वो पिता थे, किसी के वो बेटे थे, वो घर नहीं आए। तो सुनने वालों से मेरी फिर यही रिक्वेस्ट होगी कि सोचिए, और मतलब कि जानना ही, लाइक नॉलेज होना ही काफ़ी हो जाता है। सोल्जर्स की जो कुर्बानी होती है वो शायद फील्ड जो होती है और एक्शन में भी डेथ हो सकती है और एज ए POW भी हो सकती है, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं वो तो बरकरार रहती हैं। कैसे आपने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई, किस तरह से रेजिलियंस शो किया, हैं तो हमारे वो भारतीय थे ना। बिल्कुल सर। तो उनको मेरा फिर से दिल से उनको श्रद्धांजलि। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू रियली सर। एंड हमें एक्चुअली बहुत खुशी तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा सर, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम महसूस कर सकते हैं सर कि ये स्टोरी लोगों को पता होना चाहिए सर, पता होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो वंस अगेन सर। थैंक यू सर। इनफैक्ट मैंने तो आपके सामने ही पूरी बुक लगभग खत्म कर दी है, तो वेरी फास्ट हो गए सर। यू आर अ ब्लेस्ड वन, आई टेल यू। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर।